लड़की जो 12वीं की छात्रा थी और वो स्कूल के टाइम में उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो राघव होता है। अब राघव से जब उसको प्यार हुआ फिर ये बात धीरे धीरे चर्चा में हुई और ये चर्चा जब उस लड़की के माता पिता को पता चलती है तो उसके माता पिता कई बार समझाने की कोशिश करते हैं उस बेटी को, लेकिन उस बेटी को जुनून था उस लड़के का प्यार का। अब इसलिए वो समझ नहीं पा रही उस अपने माता पिता को जिन्होंने इतना बड़ा किया, लेकिन करें तो क्या करें। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो जो लड़की थी अपने उस प्यार को अंजाम दे डालती है और उस लड़के के साथ चली जाती है। ये सदमा कहीं ना कहीं माता पिता के दिल को बहुत जोर का लगता है। अब कर भी क्या सकते थे। समय आगे चला गया और 1 साल के बाद जब उस लड़की को एक बेटा पैदा होता है फिर जाकर वो जो लड़का था वो लड़का कुछ ऐसे क्रिमिनल टाइप का था कि उस लड़के का दी एंड हो जाता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है और उस लड़की की ज़िंदगी दूभर हो जाती है। फिर कहीं आगे जाकर उस लड़की की शादी दूसरी जगह होती है, वो भी उसी के माता पिता लेकर जब उसको जाते हैं तब जाकर फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो पहले का बच्चा था उसको दूसरी शादी में लगभग 8 साल के बाद उस बच्चे से जब मुलाकात होती है तब जाकर कहीं एक ऐसी कहानी बनती है कि उसकी ज़िंदगी में कई एक मोड़ आए। तो दोस्तों इस कहानी को समझते हैं, आप इस कहानी में बराबर बने रहिएगा और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त होंगे और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक बेहतरीन कहानियाँ स्टोरी लाता रहूँ, सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली का एक एरिया होता है बदरपुर बॉर्डर, और बदरपुर बॉर्डर पर यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में संचालन करने वाले होते हैं शेखर, और शेखर की शादी लखनऊ की रहने वाली संजना से होती है। इस शादी में इस संजना की जो कहानी थी इसको छुपा दिया गया था और उसकी परिवार में जब दोनों एक रिश्तेदार के माध्यम से जब मिलते हैं तो इधर शेखर और संजना की शादी फिक्स हो जाती है। और शादी होने के बाद लगभग 1 साल तक ये शादी बहुत अच्छी तरह से चलती है और कहानी आगे चलती रहती है। अब ये जो शेखर था, शेखर नेहरू प्लेस पर इसकी एक दुकान होती है जो कंप्यूटर का ये व्यापार करता था। होलसेल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब उसकी दुकान बड़ी थी। नेहरू प्लेस तक ये अपनी खुद की गाड़ी से जाया करते हैं और रास्ते में लाल बत्ती पड़ती थी तो वहाँ पर ये ट्रैफिक में नेहरू प्लेस में रुक जाते थे अक्सर जब रेड लाइट हो जाती है। तो वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं आ जाती हैं जो कि गाड़ियाँ रुकती हैं, उनसे कुछ लोग पैसे मांगते हैं और कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं कुछ सामान बेचने का काम करते हैं। जैसे उनमें पेन बेचते हैं, कोई गुब्बारे बेचते हैं, कोई गाड़ी साफ करने वाला वाइफर बेचते हैं, कोई घरेलू वाइफर बेचते हैं। कुल मिलाकर कई एक आइटम बेचा करते हैं। उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी और वो बच्चा जो था बड़ा क्यूट बच्चा था, लेकिन कुछ मैला कुचैला सा, गंदा सा। वो अपने हाथ में गुब्बारे लेकर बेच रहा था और जब इधर संजना और शेखर की गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है तो वो दौड़ कर जाता है और जाकर जो गुब्बारे उसने हाथ में लिए थे उन गुब्बारों को उस महिला से बोलता है कि आंटी आप इन गुब्बारों को ले लीजिएगा। तो वो बोलती है कि मैं इन गुब्बारों का क्या करूँगी। तो बच्चा बड़ा प्यारा था, उसकी क्यूट बातें थीं। वो बोलता है कि आपके बच्चे के लिए ये याद रहेंगी और आपका बच्चा इनसे खेलेगा। इधर संजना थी, संजना के दिमाग में एकदम एक बात चल जाती है कि वो अभी लगभग 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी से मैं गुब्बारे लेकर क्या करूंगी, जब बच्चा होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जो बच्चा सामने था राघव, अब ये राघव जो था उस जबरदस्ती करता है कि आंटी एक गुब्बारा ले लीजिए,
हमें पैसे मिल जाएंगे और उससे हम रोटी खाएंगे, और कई एक बातें बताता है। इतनी बातें सुनने के बाद संजना थी वो कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है और वो शेखर की तरफ देखती है। शेखर भी एक बार इशारा कर देते हैं और उस गुब्बारे को ले लेते हैं। उसके बदले में उसने 15 रुपये बताए थे, उन्होंने एक 100 का नोट निकाला और उस राघव को हाथ में दिया। अब राघव ये बोलता है कि आंटी हमारे पास पैसे खुले नहीं हैं। तो जो संजना थी वो हंसकर इशारा करती है, बोलती है कि जाओ कोई बात नहीं। क्योंकि इधर संजना थी उसकी बातों से इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि वो सोचने लगी थी कि ये हमारे जैसा लगता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये भाव उमड़ पड़ा था कि कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन अब वहाँ से वो चली जाती है, गाड़ी आगे चलती है। अगले दिन जब आती है उसी ट्रैफिक पर, तो वहीं नेहरू प्लेस पर रेड लाइट पर रुकती है गाड़ी, और रुकने के बाद जब फिर वो बच्चा दौड़ कर आता है, क्योंकि कल उसने 100 रुपये दिए थे 15 रुपये के बदले में, और आज फिर उसी लालच में वो बच्चा भागकर फिर उस संजना की गाड़ी के पास जाता है, और आज उसने पेन ले रखे थे और पेन ले उसके पास जाता है, बोलता है कि आंटी पेन ले लीजिए, आपके बच्चे के पढ़ने के काम आएंगे। अब वो बोलती है कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम पेन बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो। बोलता है कि आंटी मैं क्या बताऊं, मेरी बात ही कुछ अलग है, मुझे सिर्फ ऐसा ही रहना है, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। तो संजना आज उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे माता पिता तुमको पढ़ाते नहीं है क्या? तो बोलती है कि वो लड़का बोलता है राघव कि मेरे माता पिता तो हैं नहीं, मैं अपनी दादी के पास रहता हूँ। ये बात बोलता है। इसके बाद वो कहीं ना कहीं और भावुक हो जाती है। वो पेन तो ले लेती है, बोलता है कि 10 रुपए के 20 पेन हैं, आप ले लीजिए। अब वो 10 रुपए के बदले उसको फिर एक 100 का नोट देती है और बोलती है कोई बात नहीं। चल देती है गाड़ी आगे। तब तक ग्रीन सिग्नल हो जाता है, गाड़ी आगे निकल जाती है। फिर अगले दिन होता है। ऐसे करके धीरे धीरे उस बच्चे से उस महिला संजना का इतना प्रेम हो जाता है कि जैसे माँ बेटे का प्यार होता है। और वो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है कि 2-4 दिन गुजर जाते, 8 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब संजना और शेखर उसी ट्रैफिक पर रुके हुए थे, रेड सिग्नल था, तो कई एक बच्चे आते हैं और वो संजना थी, उसने अपना गिलास नीचे किया और वो देख रही थी कि आज राघव आया नहीं, क्या बात है। तो उनमें से वहाँ जो रहने वाले और बच्चे थे, वो बच्चे दौड़ कर जाते हैं और बोलते हैं कि आंटी आप राघव को देखने की कोशिश कर रही हैं। तो वो महिला जो होती है संजना बोलती है कि हाँ, आज वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि आंटी आपको मालूम नहीं, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया, कल एक गाड़ी ने उसको ठोक दिया था, उसको गंभीर चोट लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में है सफदरगंज। ये बात सुनती है वो, तो वो बड़ा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि उसकी तबीयत कैसी है? तो वो लड़के बोलते हैं कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस है। ये सुनने के बाद जो संजना थी वो शेखर को इशारा करती है और शेखर से बोलती है कि आप मुझे यहीं उतार दो, आप नेहरू प्लेस जाओ और अपनी दुकान को खोलो, टाइम हो गया है, मैं उस बच्चे को देख कर आती हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी दुकान पर। ये इतना कहना था। उसने खिड़की खोली और वो बाहर निकल जाती है और उन लड़कों को साथ में लेती है और उनसे बोलती चलो मैं किराया देती हूँ और तुम चलो उस लड़के के घर पहुँचाओ। अब वो जो लड़के होते हैं वो साथ में टेम्पो में बैठते हैं और उसके घर पहुँच जाते हैं। संगम विहार में उसका घर होता है। घर क्या, एक उसने एक जगह ले रखी थी, कमरा था। वहाँ पर पहुँचते हैं तो जब वो संजना वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर उसको एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो कि वो रिश्ते में उसकी पहले सास थी। ये देखने के बाद संजना कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं कहाँ आ गई और क्या हो गया। ये उसके अंदर से ये लगने लगता है कि ऐसा ना हो कहीं इत्तेफाकन ये हमारा ही बेटा हो जिसको एक्सीडेंट हुआ है, जिसको चोट लगी है। ये उसके सोचने की बात थी। इतने में जो बूढ़ी महिला बैठी थी वो बोलने लगती है कि बेटी तुमने बहुत देर कर दी आने में, अब तुम्हारे बेटे को हम बड़ी मुश्किल में बचा तो पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे ये समय बताएगा, उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब जो वो महिला थी वो उसकी सास थी और जो इधर संजना थी वो उसको देखकर रोने लगती है और उसके गले लग जाती है और अपने सास के कई बार पैर छूती है। उससे हाल पूछती है उस राघव का कि क्या हुआ हमारे बेटे को, कैसे हुआ। तब तक वहाँ जो और महिलाएं थीं वो देखने लगती हैं कि ये इतनी सुंदर महिला एक रईस खानदान की लगती है, एक ब्यूटीफुल महिला, और इस बूढ़ी महिला से क्यों बोल रही है और उसको माँ बोल रही है।
वहाँ महिलाएं आ जाती हैं आस पड़ोस की, वो सब देखती हैं और विचार करने लगती हैं। तभी जो महिला थी, वो बूढ़ी महिला, उसको बोलती है कि वो इस समय अपनी बुआ के साथ हॉस्पिटल में है, सफदरगंज में। ये बात सुनती हैं तो कुछ महिलाएं उनमें से सामने आती हैं और बोलती हैं, चलो बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ उसको हॉस्पिटल में देखने। जब वो हॉस्पिटल में जाती है सफदरजंग, तो वहाँ जाकर जब उस राघव से मिलती है, तो राघव की हालत को देखकर वो बुरी तरह से रोने लगती है। और जो उसकी बुआ थी राघव की, वो उसको साथ में जब मिलती है तो वो बोलती है, भाभी आपने बहुत देर कर दी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये सास और इसकी ननद और ये राघव कैसे इसका लड़का था, थोड़ा वक्त पीछे चलते हैं इस कहानी में। 2005 में जब इसने अपना इंटर किया था, संजना ने, तो इसको एक राघव नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। अब ये प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा और इस संजना ने भागकर उस राघव से शादी कर ली। जो राघव था वो क्रिमिनल टाइप का था, उसका और कई एक गुंडों से उसका संपर्क था और उसकी कई एक बुराइयां थीं। लगभग 1 साल तक उसकी शादी चलती है और 1 साल के बीच में उसको एक बच्चा हो जाता है, राघव। अब ये राघव जो था, राघव पैदा होने के बाद उसको, जो उसका पति राघव था, बेटे का भी नाम राघव क्यों रखा गया ये भी मैं बताता हूँ। अब ये जो राघव था उसका एनकाउंटर हो जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद लगभग 2 साल और गुजर जाते हैं। संजना अपनी बूढ़ी सास के साथ में रहती है। उसके देवर जेठ भी है, लेकिन वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, उसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। कई एक बार उसके देवर जेठ उसको ताना मारते हैं कि अब इसको यहाँ क्यों रख रखा है, इसका खर्चा कौन झेलेगा। ये सब बातें होती हैं घर में। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उस राघव की एक बहन होती है जो दिल्ली संगम विहार में रहती है। उसका जो पति होता है वो एक नौकरी करता है, तो अपने परिवार के साथ, 2 बच्चों के साथ वो संगम विहार में रहता है। यहाँ पर एक दिन अचानक वो जो उसकी ननद होती है संजना की, वो घूमने जाती है और जब उस घर की हालत को देखती है वो, और जो उनके भाई लोग उसको ताना देते हैं उस बूढ़ी माँ को, ये सुनकर कहीं ना कहीं वो जो ननद होती है संजना की, वो उसका दिल पसीज जाता है। बोलती है कि ऐसा करो माँ, इस लड़के को मुझे दे दो, 2 बेटे हमारे और हैं और ये तीसरा हो जाएगा, उन्हीं के साथ ये पढ़ेगा और उन्हीं के साथ ये रहेगा। ये सुनने के बाद जो बूढ़ी माँ होती है बोलती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि पता नहीं तुम्हारा पति इसके भरण पोषण, इसकी देखभाल करेगा या इसको ताने देगा, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन जो उसकी ननद थी संजना की, वो बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसको अपने साथ ले चलूंगी और तुम भी मेरे साथ चलो। इसी बीच जो संजना थी, संजना का जब पति का इनकाउंटर हो जाता है, तब जाकर इनके जो पिता थे, माता थी, ये साथ में जाते हैं और संजना को अपने घर लेकर आ जाते हैं। बोलते हैं कि चलो बेटी, तुमने बहुत देख लिया, अब चलो, अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। इनकी माँ बोलती है उसके बाद इस बेटे को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब जो संजना थी वो अपने बच्चे को कैसे छोड़ते, लेकिन उसकी जो सास होती है संजना की, वो भी बोलती है कि बेटी तुम्हारी जिंदगी पूरी पड़ी है, तुम छोड़ दो और तुम अपनी अलग दुनिया बनाओ, तुम परेशान मत हो, मैं इस बच्चे की परवरिश कर लूंगी। और इधर जो उनके माता पिता होते हैं वो भी बोलते हैं कि बेटी मान जाओ, तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी, तुम शादी कर लो और इस बच्चे को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इन सब के बातों में विचार में आने के बाद संजना अपने मायके चली जाती है और फिर एक रिश्तेदार के माध्यम से, जो यहाँ पर बदरपुर बॉर्डर पर जो शेखर रहते थे, इनसे इनका संपर्क होता है, इनके परिवार से, और बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शेखर का बिजनेस होता है यहाँ क्या नाम, नेहरू प्लेस पर। यहाँ पर ये अपने कंप्यूटर लैपटॉप की सेल किया करते हैं। बहुत अच्छी सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब कहानी वहीं पर चलते हैं। ये जो बुआ इनकी लेकर आई थी इनको, अपनी माँ और अपने भतीजे को, आज यहाँ पर आने के बाद कुछ समय गुजरता है। लगभग जो राघव था, वो राघव के पिता का भी नाम राघव था और जो उसकी माँ थी, अपने बेटे का नाम ही अपने पोते को दे रखी थी। वो बोलती थी कि ये हमारा राघव ही है, इसलिए उसको राघव ही बोलते थे। अब यहाँ पर जो और बच्चे थे आस पड़ोस के, वो सभी पढ़ने नहीं जाते थे, वो जाते थे ट्रैफिक पर और वहाँ पर जाकर पेन या गुब्बारे ये सब बेचा करते थे। ये सब राघव देखता था। अब राघव के दिमाग में भी यही था
कि मैं भी बेचूंगा। और उसने एक दिन अपनी दादी से 100-200 रुपये लिए, कुछ सामान खरीदा और वो बेचने लगा। ऐसे करके चलता था। ऐसे करके 8 साल के बाद संजना अपने बेटे से मिलती है। और जब संजना हॉस्पिटल में पहुंची तो वहाँ पर इसने अपने पति से, जब इसका पति फ़ोन करता है शेखर कई बार, जब उसने फ़ोन उठाया एक बार और बोलती है कि ऐसे करके उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, तो शेखर ने बोला कि उसको 10-20 हज़ार रुपये दे दो और चले आओ, क्योंकि ऐसा तो दिल्ली में अक्सर होता है, किस किस के साथ भावुकता दिखाओगी, किसके साथ अपनापन दिखाओगी, ऐसा दिल्ली में अक्सर होता है। लेकिन करे तो क्या करे, वो उसका अपना बेटा था, ये बात वो बता नहीं सकती थी। और इनके परिवार वालों ने, संजना के परिवार वालों ने शादी में ये बात छुपाई थी। जब शादी हुई थी शेखर से कि लड़की कुंवारी है, उसको ये बताया ही नहीं गया था कि इसकी शादी भी हो चुकी है। उसके ऊपर जो बिछुआ और ये सब होता है, ये बिल्कुल कुंवारी लड़की की तरह उसकी शादी हुई थी। कोई बात नहीं, 3 दिन गुजर जाते हैं। इधर संजना उस बच्चे का इंतजार करती है, बोलने का वो बेहोशी की हालत में था। तीसरे दिन जब राघव आंख खोलता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग अब इससे मिल सकते हैं। जब संजना उसको पहली बार मिलती है तो राघव जब देखता है तो राघव बोलता है कि आंटी आप भी आई हैं। तो राघव से उस संजना ने बड़े प्यार से और रोकर बोला कि बेटे तुम मुझे आंटी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ बोलो एक बार। जब राघव उस संजना को माँ बोलता है तो कहीं ना कहीं संजना दिल से रोने लगती है, उसको गले में लगा लेती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि उससे ज़्यादा बात मत करो, अभी वो थोड़ा नॉर्मल है लेकिन सीरियस है। अब सभी लोग मिलते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं। तब जाकर ये एक दिन शेखर उसको फ़ोन करता है। जो शेखर तो होता है, शेखर एक दिन जाता है वहीं पर और वहाँ जाकर उन बच्चों से मिलता है। उन बच्चों से मिलकर वो जाता है उस हॉस्पिटल में सफदरगंज। और वहाँ जब संजना से मिलता है तो संजना से जब मिलने के बाद उसने साफ बोला कि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला और मैं तुमसे आज से रिश्ता तोड़ता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी, ये तुम्हारा बच्चा है। ये बात शेखर को कैसे पता चली? जब वो संगम विहार गया उन बच्चों के साथ, जो लड़के वहाँ घूमते थे रोड पर, उनके साथ, तो वहाँ सारी बात उसको पता चल जाती है कि इसका ही बच्चा है ये, इसकी पहले शादी हो चुकी है। ये सब होने के बाद शेखर ने रिश्ता तोड़ दिया। अब वो चला जाता है। लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। सभी ने, उसके परिवार वालों ने, शेखर के माता पिता और शेखर ने, सब ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया संजना का। संजना रोती है लेकिन वो सोचती है कि मैं अपने इस बच्चे के सहारे अपना जीवन गुजार लूंगी। तब एक दिन इसके सास ससुर संगम विहार पहुंचते हैं और संगम विहार पहुंचने के बाद उससे, संजना से जब मिलते हैं तो रोने लगते हैं। संजना उनको देख कर रोने लगती है। संजना बोलती है, जो इनके सास ससुर थे संजना से बोलते हैं कि बेटी अब घर चलो। लेकिन संजना बोलती है कि पिताजी मैं कैसे घर चलूँ, मेरा अब कुछ रहा नहीं, आपकी रास्ता अलग हो गई, मेरी रास्ता अलग हो गई, मैं कर भी क्या सकती हूँ। लेकिन नहीं, सास ससुर बोलते हैं कि परेशान मत हो, चलो। और शेखर पीछे खड़ा था, साइड में था। शेखर भी सामने आता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ कुछ नहीं, वो अच्छा हुआ, ये सिर्फ एक बात थी, नॉर्मल, कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ। तो संजना बोलती है कि मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तो संजना का पति और संजना के सास ससुर बोलते हैं कि इसको भी साथ में ले चलो। तो बोलती है कि मेरी माँ जो बूढ़ी सास है, इसको मैं कैसे छोड़ दूँ। तो उसके जो अभी के सास ससुर थे, शेखर के माता पिता, वो सब बोलते हैं कि अगर तुम इस छोटी हुई जिसको छोड़ चुके थे सास, उसको जब तुम इतना प्यार करती हो, तुम मुझे कितना प्यार करोगी, चलो तुम इसको भी साथ ले चलो, ये भी वहीं रहेगी। अब सभी लोग साथ में जाते हैं। समय आ जाता है 2024 का। धीरे धीरे उनका सिस्टम इतना बढ़िया चल चल निकला था। संजना के इसी बीच में एक बेटा और एक बेटी हो जाते हैं। और जो राघव था, राघव अब लगभग 17-18 साल का हो चुका है। अच्छी पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छा परिवार चल रहा है। आज जो वो बूढ़ी सास थी पहले वाली, वो भी है, और जो अभी के उसके सास ससुर हैं वो भी है, और 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं। बहुत खुशनुमा ज़िंदगी चल रही है। एक ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में लोग भटक जाते हैं, लेकिन उस संजना को देखो, जिसने अपने प्यार से शुरू की कहानी और आज प्यार ही उसको मिला, क्योंकि जो दिल का साफ होता है
वो परेशानी तो आती है लेकिन उसको रास्ता साफ नज़र आता है और उस कुदरत भी उसके साथ अच्छा ही करती है। दोस्तों, इस कहानी को आप सुनने के बाद क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की ये रही कहानी, आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।